देखो आज हम लोग को पढ़ना है आनुवांशिक विकार के बारे में। आनुवांशिक विकार क्या होते हैं? तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आनुवांशिक विकार मतलब वैसे विकार, विकार मतलब रोग, खराबी, डिसऑर्डर। तो वैसे विकार जो आनुवांशिक हों, मतलब कि जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाते हों, उन्हें कहते हैं आनुवांशिक विकार। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जहाँ हम बताएंगे कि रोग बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसी में से एक प्रकार है आनुवांशिक रोग, जो कि जन्म के साथ ही होते हैं। जन्म के साथ होने का मतलब क्या है कि ये माता पिता से बच्चों में आते हैं। तो वैसे जो विकार हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? आनुवांशिक विकार कहा जाता है। तो लिख सकते हो वैसे विकार जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवांशिक विकार कहा जाता है। जो विकार एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो, उन्हें क्या कहेंगे? आनुवांशिक विकार कहेंगे। अब देखो आनुवांशिक विकार दो प्रकार का होता है। एक होता है मेंडलियन विकार और दूसरा होता है गुणसूत्रीय विकार। एक होता है मेंडलियन विकार और एक होता है गुणसूत्रीय विकार। इसको बोल सकते हैं मेंडलियन डिसऑर्डर। बेहतर होगा कि डिफिनेशन भी लिखते चलिए, या हम नहीं भी लिख रहे हैं फिर भी लिखते चलो खुद से, ठीक है। बोल रहे हैं वहीं लिखते रहो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडल आनुवांशिक विकार क्या है बोले? वैसे विकार जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हों, उन्हें आनुवांशिक विकार कहते हैं। अब एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कैसे जाएगा? जैसे मान लो किसी का हाथ कट गया, तो क्या ये उसके संतति में जो उसका बच्चा पैदा होगा उसका भी हाथ कटा हुआ रहेगा? नहीं। तो ये मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएगा नहीं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वही लक्षण जाते हैं जो लक्षण कहाँ होते हैं? जीन में होते हैं, मतलब क्रोमोसोम में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं। तो वैसे विकार हैं जो कि जीन, गुणसूत्र इनको प्रभावित कर देते हैं, उन्हें ही कहते हैं आनुवांशिक विकार। ये होते हैं दो प्रकार के, मेंडलियन विकार और कौन होता है? गुणसूत्रीय विकार। तो मेंडलियन विकार क्या है? देखो मेंडलियन सबसे मतलब क्या है? हम लोग पढ़े थे अभी कि मेंडल जो थे, इन्होंने सबसे पहले जीन के बारे में बताया था। सबसे पहले जीन के बारे में, हालांकि जीन नाम जॉनसन ने दिया था, लेकिन सबसे पहले जीन के बारे में ही कुछ ना कुछ तो है जो एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहा है। इसके बारे में बताने का काम सबसे पहले किसने किया था? मेंडल महोदय ने किया था। और इसीलिए अगर जीन में चेंजिंग के कारण, एकल जीन में हुए परिवर्तन के कारण, मान लो जीन में परिवर्तन हो जाए, तो जीन क्या करता है? किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। अब अगर जीन में कोई परिवर्तन होगा तो पूरा पूरा लक्षण परिवर्तित हो जाएगा। तो एकल जीन में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं मेंडलियन विकार। ये क्या लिखे कि वैसे विकार जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं आनुवांशिक विकार। और ये दो प्रकार का है, मेंडलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। तो इसका मतलब क्या है कि वैसे विकार, जो लिख देते हैं आनुवंशिक विकार क्या है? वैसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो इसको थोड़ा बाढ़ कर लिखिएगा इसको, ठीक है। उससे आगे छोड़ते ना कि वैसे विकार जो एक पीढ़ी से पीढ़ी में स्थानांतरित हों, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते जाएं, उस तरह के विकार को क्या कहते हैं? आनुवंशिक विकार कहते हैं। ये हुआ दो प्रकार का, मेंडलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। इसमें क्या हो जाएगा? वैसे विकार, विकार मतलब बीमारी, रोग। वैसे विकार जो एकल जीन में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो, उसे मेंडलियन विकार कहेंगे। लिख लीजिएगा इसको, वैसे विकार जो एकल जीन में हुए परिवर्तन के कारण, मतलब कोई जीन परिवर्तित हो जाए। अब लक्षण को नियंत्रित कौन कर रहा है? जीन नियंत्रित कर रहा है। और जब जीन ही परिवर्तित हो जाएगा तो क्या वो लक्षण रह पाएगा? नहीं। तो उस तरह का जो विकार उत्पन्न होगा, जो खराबी उत्पन्न होगा जीन में परिवर्तन से, उसे ही क्या कहते हैं? मेंडलियन विकार कहते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है? तो इसका उदाहरण है आपको हीमोफीलिया। इसका उदाहरण क्या क्या है? हीमोफीलिया है। इसके अलावा आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब पढ़ना है, सब आता है एग्जाम में लिखने के लिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया
और कौन है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और है आपको वर्णांधता, जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और है थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये सब हुए मेंडेलियन विकार। अगर हम बात करें गुणसूत्रीय विकार का, ठीक है, अब ये समझ लिए क्या है मेंडेलियन विकार क्या है। वैसे विकार जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो, वैसे विकार जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो, और जो उत्पन्न कैसे हुए हैं, एकल जीन में हुए परिवर्तन से, जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें कहेंगे मेंडेलियन विकार। जैसे कि हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता और थैलेसीमिया। अब बताता है गुणसूत्रीय विकार का। ये गुणसूत्रीय विकार क्या होता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, गुणसूत्रीय मतलब गुणसूत्र में अगर कुछ परिवर्तन हो जाए, अगर गुणसूत्र में कुछ खराबी आ जाए, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे गुणसूत्रीय विकार। जैसे कि मान लो कि अगर हम इंसान का बात करें तो इंसान कितने गुणसूत्र होता है, 46। अब मान लो उसमें से एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक क्रोमोसोम घट जाए, तो क्या वो इंसान नॉर्मल रह पाएगा, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ लक्षण आ जाएगा या कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होगा ही। तो वैसे जो विकार है जो उत्पन्न हो रहे हैं गुणसूत्र में चेंजिंग के कारण, उन्हें क्या कहा जाता है, गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। हालांकि ये भी दो प्रकार का होता है, और जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तब हम लोग वो भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि वैसे विकार जो गुणसूत्र के बढ़ जाने, गुणसूत्र के बढ़ जाने या घट जाने से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार। जो विकार एकल जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मेंडेलियन विकार। और जो विकार गुणसूत्र के बढ़ जाने, 46 से 47 हो जाए, 45 हो जाए, तो बढ़ जाने या घट जाने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे गुणसूत्रीय विकार। जैसे हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, अभी केवल हम नाम देख रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये सब जो है गुणसूत्रीय विकार है, ठीक है। एक फिर से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आनुवांशिक विकार क्या है, वैसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें कहेंगे आनुवांशिक विकार। दो तरह का है, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार क्या है, वैसे विकार जो एकल जीन में हुए परिवर्तन से, एक जीन परिवर्तित हो जाए। जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं, 20-25,000 जीन होते हैं, उस जीन में अगर चेंजिंग हो जाए तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मेंडेलियन विकार। और अगर गुणसूत्र में चेंजिंग हो या गुणसूत्र बढ़ जाए या घट जाए तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। जो मेंडेलियन विकार है वैसे विकार जो एकल जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं मेंडेलियन विकार। उदाहरण क्या है, हीमोफीलिया, फिर सबको हम लोग टॉपिक है, सबको हम पढ़ेंगे। हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया। वैसे इसमें देखो तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करेंगे मेंडेलियन विकार से, पहले इन सब को पढ़ेंगे तब इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, चलो ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे और जो मेंडेलियन विकार है उसमें से एक आज पढ़ेंगे और बाकी सब आगे के वीडियो में पढ़ा जाएगा। देखो अब हम लोग को पढ़ना है, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है, बीमारी का नाम है, ठीक है। कैसा विकार है, मेंडेलियन विकार। मतलब ये कैसे उत्पन्न हुआ होगा, किसी जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न हुआ होगा। मेंडेलियन विकार कौन होता है, जो जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मेंडेलियन विकार। मतलब ये उत्पन्न हुआ होगा जीन में हुए परिवर्तन के कारण। अब जीन कहाँ होता है, जीन या तो होता है लिंग गुणसूत्र पर, या होता है अलिंग गुणसूत्र पर,
या तो मतलब पढ़े ना लिंग अलिंग गुणसूत्र। ये जो 22, अगर इंसान का हम बात करें तो 22 जोड़ा अलिंग गुणसूत्र होता है। जो गुणसूत्र नर और मादा में समान रूप से होता है उसको कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र नर और मादा में अलग अलग होता है उसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। जैसे इंसान का बात करें तो जो 22 जोड़ा गुणसूत्र है वो अलिंग गुणसूत्र है, और जो एक जोड़ा गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र है, जिसमें कि नर में होता है XY, मादा में होता है XX। तो ये जो फेनाइलकेटोन्यूरिया है इसका जीन कहाँ होता है, तो इसका जीन होता है अलिंग गुणसूत्र पर। तो हम लिखेंगे कि यह अलिंग सहलग्न, ठीक है, मतलब इसका जीन कहाँ होता है, अलिंग गुणसूत्र पर होता है। अलिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है, अप्रभावी रोग है। मतलब क्या हुआ इसका, अलिंग संलग्न का मतलब क्या हुआ कि इसका जो जीन है वो कहाँ होता है, अलिंग गुणसूत्र पर होता है, लिंग गुणसूत्र पर नहीं होता है। और अप्रभावी रोग का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये अप्रभावी है, मतलब कि देखो इसके लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी है, उस जीन का 2 एलील होगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, इस फेनाइलकेटोन्यूरिया के लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी होगा। हर एक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी होता है, तो इसके लिए भी कोई जीन उत्तरदायी होगा। और हर जीन के कितने एलील होते हैं, 2 एलील। अब अप्रभावी का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि जो ए है, कैपिटल ए, ये अगर रहेगा तो बीमारी नहीं होगा। फेनाइलकेटोन्यूरिया क्या होता है बीमारी, आगे देखेंगे, लेकिन मान लो अगर ये रहेगा तो बीमारी नहीं होगा, और अगर बी रहेगा तो बीमारी होगा, ठीक है। अब अगर ए हो तो बीमारी होगा नहीं, क्योंकि दोनों एलील बीमारी नहीं करने वाले हैं। अगर बी है तो बीमारी होगा, तो बीमारी होगा। और अगर ए बी है तो बीमारी होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अप्रभावी है। जो इसका जीन है जो बीमारी उत्पन्न करता है वो अप्रभावी है। अब समझ में आया, देखो ए है तो बीमारी नहीं होगा, बी है तो बीमारी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बीमारी करने वाला है। लेकिन ए बी है तो अगर ये प्रभावी होता तो बीमारी हो जाता, लेकिन नहीं, मतलब ये अप्रभावी रोग है। मतलब अगर विषम वाली स्थिति है तो यह अप्रभावी रोग होता है, ठीक है। और इसका गुणसूत्र कहाँ हो, इसका जीन किस गुणसूत्र पर होता है, तो अलिंग गुणसूत्र पर होता है। अब इसमें होता क्या है, तो देखो पता होगा कि हमारे बॉडी में प्रोटीन है ना। हम लोग मुख्य रूप से 3 सूक्ष्म जो पोषक पदार्थ है उसको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। बृहद पोषक पदार्थ 3 में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। उसमें से जो प्रोटीन होता है वो बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन बना होता है किसका, एमिनो अम्ल का। और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के, 20 टाइप के एमिनो अम्ल होते हैं। और जो 20 टाइप के एमिनो अम्ल हैं उसमें से कुछ एमिनो अम्ल बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उनको बॉडी उसी रूप में स्वीकार कर लेता है, और कुछ एमिनो अम्ल बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। तो बस उन्हीं में से एक एमिनो अम्ल है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है, फिनाइल एलानिन। ये जो एमिनो अम्ल है ये बॉडी के लिए सही नहीं है, बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो जैसे ही ये एमिनो अम्ल आता है तो कुछ एंजाइम क्या करते हैं, इस फेनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदल देते हैं। टायरोसिन भी एक एमिनो अम्ल है जो कि अच्छा एमिनो अम्ल है, जिसकी हेल्प से हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो इस टायरोसिन के बने होते हैं। तो फेनाइल एलानिन को जो एंजाइम है बदल देता है किसमें, टायरोसिन में। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि जीन चेंज हो जाता है, जिससे कि ये एंजाइम नहीं बन पाता। अब जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन बदल नहीं पाएगा, और फिर क्या होगा कि फिनाइल एलानिन जमा होना शुरू होगा, और फिनाइल एलानिन जब जमा होगा तो ये बदल जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल में। किसमें बदल जाएगा, फिनाइल पायरुविक अम्ल। और जो फिनाइल पायरुविक अम्ल है इसके जमा होने से मस्तिष्क में दुर्बलता जैसी समस्या उत्पन्न होता है, मानसिक संतुलन धीरे धीरे इंसान खोते जाता है। इसी बीमारी को कहते हैं फेनाइलकेटोन्यूरिया। फिर से देख लो, यह कैसा रोग है, मेंडेलियन विकार है, मतलब किसी न किसी जीन में हुए परिवर्तन से यह उत्पन्न हुआ होगा। अब जीन में परिवर्तन हुआ है तो जीन या तो होता है लिंग गुणसूत्र पर, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण लिखवाया था ना मेंडेलियन विकार का, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, उसमें से कुछ का जीन होता है लिंग गुणसूत्र पर, कुछ का जीन होता है अलिंग गुणसूत्र पर। तो जो फेनाइलकेटोन्यूरिया है इसका जीन होता है अलिंग गुणसूत्र पर।
तो यह जो है एक अलिंग संलग्न, मतलब इसका जीन कहाँ होता है, अलिंग गुणसूत्र पर होता है, उससे जुड़ा हुआ अप्रभावी रोग है, मतलब प्रभावी नहीं है, मतलब इसका अगर कोई और जीन उपस्थित है तो वो प्रभावी होगा, ये अप्रभावी होगा। इसमें होता क्या है, तो फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में बदलने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम नहीं बन पाता है, जो कि इस एंजाइम को कोई ना कोई प्रोटीन बनाता होगा, सॉरी इस एंजाइम को कोई ना कोई जीन बनाता होगा। हमारे शरीर में हर चीज़ के लिए जीन है, तो इसके लिए कोई जीन होगा। लेकिन होता क्या है कि इस बीमारी में जो जीन इसको बना रहा था वो जीन प्रभावित हो जाता है, वही जीन में खराबी आ जाता है, तो ये एंजाइम बन नहीं पाता है। तो उससे फिनाइलएलानिन जो कि खतरनाक एमिनो अम्ल है, वो अच्छा एमिनो अम्ल टायरोसिन है, उसमें परिवर्तित नहीं हो पाता है। आज वो परिवर्तित नहीं होगा तो जमा होगा, जमा होगा तो बदलेगा फिनाइल पायरुविक अम्ल में, जो कि मानसिक दुर्बलता जैसा समस्या उत्पन्न करेगा। इसी बीमारी को बोलते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, तो आज क्या पढ़े, अभी पढ़े आनुवंशिक विकार के बारे में कि आनुवंशिक विकार वैसे विकार हैं जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जो कि जीन या गुणसूत्र में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं आनुवंशिक विकार। दो तरह के होते हैं, अगर जीन में परिवर्तन से उत्पन्न होता है तब कहते हैं मेंडेलियन विकार, और अगर गुणसूत्र में परिवर्तन से उत्पन्न होता है तब कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। फिर हम लोग देखें कि जो मेंडेलियन विकार है उसका उदाहरण होता है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, बर्नाम तथा थैलेसीमिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। ठीक है, और जो गुणसूत्रीय विकार है उसका उदाहरण होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब। फिर हम देखिए फिनाइलकीटोन्यूरिया जो कि एक मेंडेलियन विकार है, इसके बारे में बेहतर होगा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से लिखो। ठीक है, जो बात हम बोले, क्या बात बोले कि यह एक मेंडेलियन विकार है, अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। इसमें जो एंजाइम फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में बदलता है, उस एंजाइम को बनाने वाला जीन प्रभावित हो जाता है, जिससे ये एंजाइम नहीं बन पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिनाइलएलानिन जमा होने लगता है और ये बदल जाता है फिनाइल पायरुविक अम्ल में, और ये बनने से फिर इंसान को मानसिक दुर्बलता जैसी समस्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में और बाकी जितने मेंडेलियन विकार हैं उसको खत्म किया जाएगा। तब हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।